स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ क्या डाउट था, क्या रिपीट करना था अपन को पहले? क्या बोला था अर्जुन, कौन सा वाला आपने बोला था रिपीट करने के लिए बेटा? एक बार फटाफट रिपीट कर पाएंगे क्योंकि उतने टाइम से नहीं कर पाएंगे ना आप पूरी क्लास से। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी देखना। अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। पहले अपन ने क्या बोला था कि जब अपनी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, मतलब वो अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर आपने उसको फ्री की सप्लाई दे दी तो भी वो अपने आप स्टार्ट नहीं होगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मेथड यूज में करने पड़ेंगे। तो वो मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसमें अपन ने क्या कहा था कि क्या एक्स्ट्रा चीज करते हैं, अपन दो वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। पहले तो क्या होता था स्टेटर पे एक ही वाइंडिंग होती थी, पूरा फेज सप्लाई देते थे और एक वाइंडिंग होती थी। फिर अपन ने क्या बोला, अपन को दो वाइंडिंग कनेक्ट करते इस तरह से स्टेटर में एक दूसरे के पैरेलल 90 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे। तो क्या करोगे आप, इस तरह से दो वाइंडिंग कर दोगे पैरेलल में, तो क्या हो जाएगी आपके पास दो करंट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों करंट में जितना ज्यादा आप फेज एंगल करोगे आपका टॉर्क की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, आपकी स्पीड भी उतनी ही ज्यादा जैसे इंक्रीज होगी। तो अपन इस तरह से दो वाइंडिंग क्रिएट करते हैं। फिर अपन ने क्या कहा था कि अपन जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, इसके सीरीज में एक स्विच लगा देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आपने आपकी मोटर स्टार्ट की, आप स्विच क्लोज कर दो, ये वाइंडिंग आपकी पिक्चर में आ जाएगी। तो इस तरह से एक वाइंडिंग ये हो जाएगी आपकी, एक वाइंडिंग ये। फिर जैसे ही आपने आपकी मोटर 70 to 80% स्पीड पे रन करने लगी तो आप ये स्विच ओपन कर दो, तो अब बस आपके पास ये एक ही वाइंडिंग रहेगी जैसे आपकी मोटर नॉर्मली होती है वैसे। तो बस अपन को यही करना था, दो वाइंडिंग कनेक्ट करने के लिए अपना मोटो क्या है कि जो दो वाइंडिंग कनेक्ट करके तो अपने पास दो करंट आ गई। तो बेसिकली अपनी जो सिंगल फेज मोटर है वो टू फेज मोटर की तरह वर्क करने लग जाती है। टू फेज मोटर में क्या होता है, दो करंट होती है, उनके बीच में एक एंगल होता है और दो वाइंडिंग होती है। तो जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है तब आपका ऐसे रोटेटिंग मैग्नेटिक हो जाता है। थ्री फेज मोटर में क्या होता है, अपन पढ़ चुके हैं, ऐसे थ्री फेज करंट देते हैं अपन और थ्री वाइंडिंग होती है, तो उसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक क्रिएट हो जाता है। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिंगल फेज में क्या था कि जब ओनली सिंगल फेज था तो अपना पल्सेटिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा था, रोटेटिंग नहीं हो रहा था। अपन को चाहिए रोटेटिंग हो, जब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक क्रिएट होगा तभी आपका रोटर रोटेट करेगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, आपको दो करंट चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, दो करंट के मतलब दो वाइंडिंग लगा देंगे पैरेलल में। इनके बीच में जितना फेज एंगल ज्यादा होगा उतना अच्छा आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। तो बेसिकली अपन को ये करना होता है। यहाँ तक कोई भी पॉइंट में डाउट है किसको भी, बोलो। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि अपने फेज डिफरेंस, अपन ने फेजर डायग्राम बनाया था। वोल्टेज को अपन ने एक्स एक्सिस पे ले लिया। अपन को क्या करना है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट ड्रॉ करनी है और एक मेन वाइंडिंग की करंट ड्रॉ करनी है। तो अपन ने किस तरह से डिजाइन किया, अपन ने ऐसे डिजाइन किया है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अब क्या है, जब ओनली रेजिस्टेंस है तब तो अपन इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इंडक्टेंस भी है, तो इसको एकदम फेज में ड्रॉ ना करके थोड़ा सा इसके बिलो इस तरह से ड्रॉ करेंगे अपन। फिर नेक्स्ट मेन वाइंडिंग को अपन इस तरह से ड्रॉ किया है कि इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो प्योरली इंडक्टिव होता तो अपन एकदम 90 डिग्री पे ड्रॉ करते, वी और आई के बीच में एकदम 90 डिग्री बनाते। लेकिन ओनली इंडक्टिव के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस की इसको थोड़ा इस तरह से प्रॉपर 90 ना बना के थोड़ा इस तरह से अपन बनाएंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अपना आई। तो ये हो जाता है अपना डायग्राम। इसके बाद में आप टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक देखो, अगर जब आपके पास ओनली मेन वाइंडिंग तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बनाते थे, आप इस तरह से बनाते थे। जब पहले आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अपन ने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक, तो अपन ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक अपन इस तरह से बनाते थे। स्पीड टॉर्क का ये वाला ग्राफ अपन पढ़ चुके थे, जिसमें अपन ने बोला था जैसे जैसे रेजिस्टेंस करोगे तो इस तरह से ग्राफ बनता जाएगा। तो बेसिकली आपका थ्री फेज मोटर के लिए था। लेकिन जब आप सिंगल फेज के लिए बनाओगे तो ये रहेगा, लेकिन इसको जीरो से स्टार्ट करना। इसका मतलब क्या है कि जब मोटर स्टार्ट होती है, जब उसकी स्पीड अभी जीरो है, यहाँ पे तो स्पीड एनएस है, जब मोटर स्टार्ट होती है तो उसके पास स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, जीरो। जब उसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है इसीलिए वो स्टार्ट नहीं हो पाती, उसको एक पुश की जरूरत होती है। अगर आप उसको थोड़ा सा स्टार्ट दे देते हो तो फिर वो ऑटोमेटिक टॉर्क डेवलप कर लेती है, लेकिन स्टार्टिंग में वो नहीं कर पाती। तो ये तो है आपके मेन वाइंडिंग की टॉप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने क्या करा, मेन के साथ में स्टार्टिंग वाइंडिंग भी लगा दिया आपने। तो अब कैसा ग्राफ बनेगा, अब ये वाला ग्राफ बनेगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। जब उसके पास तो स्टार्टिंग टॉर्क है तो अब वो यहाँ से स्टार्ट होगी।
ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि सपोज ये अपनी अपन ने जब स्टार्ट किया तो अपने पास दोनों टाइप की वाइंडिंग थी, मेन भी थी और स्टार्टिंग वाइंडिंग थी। इस तरह से किया 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 यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके अपन ने क्या किया कि जो अपना स्विच था उसको अपन ने ओपन कर दिया, ये वाइंडिंग अपने आप डिस्कनेक्ट होगी। तो अब अपना ग्राफ क्या होगा, यहाँ से जंप करके मेन वाइंडिंग वाला ग्राफ फॉलो करेंगे। पहले तो ये वाला फॉलो कर रहा था क्योंकि यहाँ पे तो दोनों वाइंडिंग है, मेन भी और आपकी ऑक्सिलरी भी। फिर जैसे ही आपने स्विच ओपन कर दिया तो वो वाले कर्व पे जंप कर देगा कि अब ओनली मेन वाइंडिंग बची है, मेन वाइंडिंग वाला ग्राफ को इस तरह से फॉलो करेगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बस ये आपका मेथड है। अब सेम मेथड में आपको थोड़ा थोड़ा वेरिफिकेशन करना है। अब तीनों मेथड में आपका ये है। तो पहला तो था आपका, पहला मेथड था आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, स्प्लिट फेज स्टार्टिंग। अब दूसरा है आपका कैपेसिटर मोटर। अब इस सेकंड वाले मेथड में अपन ने क्या किया, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर कनेक्ट करने से क्या हो गया कि देखो अपन ने क्या किया कि जब अपने पास कैपेसिटर होता है तो अपना फेजर डायग्राम कैसे बनता है, अगर आपको यहाँ पे V है, ये आपका V है, ठीक है। अगर इंडक्टर है तो आप नीचे बनाते हो, अगर कैपेसिटर है तो आप करंट की वैल्यू को ऊपर की डायरेक्शन में बनाते हो। तो अब अपन ने क्या किया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो अब अपना फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये तो V बनता ही था, उसके बाद में ये आपका मेन वाइंडिंग का अपन बनाते थे। लेकिन पहले जो अपन ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यहाँ बनाते थे, अब वो यहाँ ना बना के यहाँ लीडिंग बनेगा, कैपेसिटर कनेक्टेड है ना। ओनली कैपेसिटर होता तो आप V और I में ऐसे 90 डिग्री का एंगल बताते, बट ओनली कैपेसिटर नहीं है, इसमें R भी है, L भी है, तो थोड़ा लीडिंग सर्विस बनाएंगे अपन। तो ये हो गया आपका मेन वाइंडिंग का। कि जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतना अच्छा आपकी मोटर को स्टार्ट होगा, उतनी ज्यादा फोर्स से आपकी मोटर स्टार्ट हो पाएगी। अपन यही चाहते हैं कि ये एंगल बड़ा से बड़ा हो। तो बस इस तरह से अपन कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं और अपनी मोटर वर्क करने लग जाती है। इसमें भी अपन को वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, ओनली आप मेन वाइंडिंग कनेक्ट करो, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक। आपने मेन और ऑक्सिलरी कनेक्ट कर दी तो आपकी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। लेकिन क्या करते हैं अपन कुछ टाइम के लिए तो अपन मेन और ऑक्सिलरी कनेक्ट करते हैं ऐसे, फिर यहाँ पे अपन जैसे ही स्विच ऑन कर देते हैं तो कैपेसिटर भी हट जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी हट जाती है, ओनली मेन वाइंडिंग ही रहती है। तो अपना कर्व इस तरह से आके ये वाला पार्ट फॉलो इस तरह से अपनी कैरेक्टरिस्टिक बनती है। सब में वही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में क्या था कि अपन ने दो कैपेसिटर इसमें लिए थे, एक अपन ने लिया था रनिंग कैपेसिटर, एक अपन ने लिया था स्टार्टिंग। तो क्या करते हैं अपन इसमें दो कैपेसिटर यूज में ले लेते हैं। तो ये अपनी एक वाइंडिंग हो गई। अब इसमें क्या है, स्विच अपन ने स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर के साथ लगाया, मतलब जैसे ही मोटर स्टार्ट की आपने क्लोज कर दिया तो आपका एक तो ये वाली वाइंडिंग हो गई, एक आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, और इसके साथ में एक कैपेसिटर है और एक और कैपेसिटर आपने पैरेलल में लगा दिया। ये सब एक साथ सर्किट में आ गए। जैसे ही आपकी मोटर रन करने लगी तो आपने ओपन कर दिया, ये स्विच ओपन कर दिया तो ये वाला कैपेसिटर तो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन ये रनिंग कैपेसिटर और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग ये हमेशा सर्किट में कनेक्टेड रहता है। अभी तक अपन ने पढ़ा था उसमें तो ये था कि जैसे ही अपन स्विच ओपन कर देते हैं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी हट जाती है, कैपेसिटर भी हट जाता है। लेकिन इस वाले मेथड में क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग हमेशा कनेक्टेड रहेगी, रनिंग वाला कैपेसिटर हमेशा कनेक्ट रहेगा, केवल एक कैपेसिटर हट जाएगा। तो ये और भी अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें क्या है, दो कैपेसिटर होता है तो और भी ज्यादा बड़ा एंगल आपको मिलता है, पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। इस तरह से ये उनसे बेटर मेथड है। इस तरह से अब इसमें देखो, जब दोनों कैपेसिटर कनेक्ट थे तो आपका एंगल कितना था, मोर देन 90 डिग्री, बहुत ज्यादा एंगल हो जाता है। जब एक कैपेसिटर अपने हटा दिया तो इनके बीच का एंगल 90 हो जाता है। अब वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जब आपके पास सब कुछ कनेक्ट था, मेन वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों कैपेसिटर, ये चलेगा। जब आपके पास ओनली मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो आपकी वाली कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करो। एक मेथड समझ लोगे तो बाकी सब सेम है, और बस इनकी एप्लीकेशन देखते जाना कौन सा मेथड कहाँ पे यूज में आता है। जैसे ये पंप में यूज आता है, फर्स्ट वाला फैन फैन में यूज होता है, इस तरह से कौन से मेथड कहाँ यूज आता है। यहाँ तक ये तीनों मेथड में कोई डाउट, एक बार आप इसको रीड कर दो तब क्लियर होगा आपको। जब फटाफट से नहीं आएगा ना, एक बार इसको रीड करना, एक मेथड आ गई तो बाकी सब भी आ जाएंगे। बाकी यही है जो मैंने पढ़ाया था। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट कोई भी मेथड वापस रीड करना हो तो। टू कैपेसिटर यूज इसलिए किया ना अपन ने कि इससे क्या होगा, आपका कैपेसिटर जब भी आप कनेक्ट करते हो ना तो आपका पावर फैक्टर और भी, क्योंकि क्या होता है कैपेसिटर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे आपको आई प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो आप जो रिएक्टिव पावर पढ़ते हो अभी आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे उसको भी कंपनसेट करते हैं। तो जब भी आप कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, जब भी आप कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका ये जो ओवरऑल कैपेसिटर बढ़ेगा। तो आप क्योंकि देखो अभी तक अपन ने जो पहले वाले मेथड देखे थे इसमें एंगल देखो इन होगा, ये एंगल बनता था। अभी भी ज्यादा अपन क्या चाहते हैं कि जो फाई की वैल्यू है ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ फाई के। तो जितना ज्यादा ये फाई होगा उतना ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होगा। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है कि मतलब कि जैसे मेरे को एक किसी भी मोटर को स्टार्ट करना है तो उसकी स्टार्टिंग में मेरे को जो पावर चाहिए होगी वो होगा मेरा स्टार्टिंग टॉर्क। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है यहाँ पे अपन को स्टार्टिंग वाले टॉर्क की वैल्यू ज्यादा रखनी है। जैसे कि सपोज अपन को एक ट्रेन स्टार्ट करनी है, ट्रेन आपको, तो ट्रेन को जब आप देखोगे तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है सपोज वो आपको 1500 मांग रहा है वो, क्योंकि उसको स्टार्ट करना होता है तो बहुत हैवी होती है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आपको पावर की जरूरत होती है। फिर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, अब वो पटरी पे चल रही है, अब आपको क्या है, अब आपको उसको केवल 500 या 700 तक अप्लाई करना पड़ेगा टॉर्क। तो रनिंग वाला टॉर्क तो कम होता है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कुछ कुछ इक्विपमेंट में आपको ज्यादा चाहिए होता है। ये सबके केस में नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तब जैसे ऐसे कोई इक्विपमेंट है, अब इसमें आपने क्या किया, दो कैपेसिटर लगा दिए, इससे क्या होगा आपकी स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई, स्टार्टिंग की वैल्यू बढ़ गई एज कंपेयर टू बाकी के दो मेथड से। उन दोनों में आपको स्टार्टिंग टॉर्क कितना नहीं मिलेगा जितना आपको इसमें मिलेगा, जिसमें आपने ये एंगल बढ़ा दिया ना इसलिए। और दो कैपेसिटर यूज करने से की हुआ कि अपना ये एंगल बढ़ गया तो मोटर ज्यादा फोर्स से स्टार्ट हुई। यहाँ पे देखो आपको कितना स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया, 200% तक मिल गया। मतलब अगर मान लो उस मोटर की कैपेसिटी 1000, वो आपको स्टार्टिंग में 2000 तक टॉर्क दे सकती है दो कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद। जबकि पहले वाला आप देखते तो पहले में इतना ऐसा कुछ नहीं है, पहले में तो बहुत कम मिलता था आपको, इतना ही मिलता था। लेकिन अभी वाले में देखो 100% तक आपको समझ आया। हाँ एल ऐड कर देंगे तो देखो एल ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अब जैसे कि मान लो ये इसमें आप एल ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपका ये वोल्टेज है। अब एल तो आपके पास इसमें भी है, इसमें अपन क्या बोलते हैं, इसमें अपन बहुत ज्यादा रिएक्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा आपकी मेन वाइंडिंग तो आप इस तरह से बनाते थे, वैसे तो ये 90 कब होती है जब आप प्योर एल लो, एल के अलावा कुछ भी ना लो इस मेन वाइंडिंग तो आपकी 90 होती है। लेकिन अपन ने क्या बोला इसमें आर भी है एल भी है, लेकिन एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो सपोज ये हो गई आपकी मेन वाइंडिंग, मेन वैल्यू सपोज इसकी वैल्यू 90 ना होगी, इसकी वैल्यू है 70, ठीक है। अब ये दूसरी वाली वाइंडिंग में आप एल और ऐड कर दोगे तो क्या होगा, पहले जो ये करंट आपकी यहाँ बन रही थी, यहाँ जो आप बना रहे थे ठीक है एंगल पे, अब वो यहाँ ना बन के अब उसमें बहुत ज्यादा एल आ गया तो यहाँ बन 60 पे बनेगी। अब ये वाले का एंगल है आपका 60 और ये वाला एंगल है आपका 70, तो इन दोनों के बीच वाला एंगल कितना होगा 10। ये चाहिए क्या करना, समझ में आ रही चीज मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपन क्या चाहते हैं इन दोनों करंट के बीच का जो एंगल है ना वो ज्यादा हो। अगर इन दोनों के करंट के बीच का एंगल 10 हुआ 20 हुआ या 30 हुआ ना तो आपकी मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। उसको मिनिमम कितना एंगल चाहिए, वैसे मिलती है 30 से ज्यादा एंगल चाहिए। जब आपका 40 50 60 70 80 90 120 होगा तो वो चलेगी, लेकिन अगर इनके बीच का एंगल 10 20 50 हो तो नहीं चलेगी। तो पहले से ही इतनी मेन वाइंडिंग तक है, अब आप इसमें भी और इस तरह से ऐड कर दोगे तो इन दोनों का एंगल पास पास बनेगी, इनका एंगल कैसे इंक्रीज करोगे, एंगल तब इंक्रीज होगा एक यहाँ बने और एक आपकी तरफ यहाँ बने, तभी तो आपका ये दोनों एंगल इंक्रीज होगा, है ना। और कुछ डाउट किसी और स्टूडेंट को, बच्चों सबको सब समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था। चलो ठीक है, अब बस यार आज का लास्ट टॉपिक है अपना, फिर उसके बाद में अपनी ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी, यूनिट 4। नेक्स्ट क्लास से अपन यूनिट 5 पढ़ेंगे। देखो अब ये क्या है इक्विवेलेंट सर्किट, इसके बारे में काफी कुछ अपन पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट सर्किट अपन कैसे बनाते थे, अपन ने सिंगल इंडक्शन मोटर का बनाया था कि R1 स्टेटर का रेजिस्टेंस, X1 स्टेटर का रिएक्टेंस, के बारे में मैंने आपको बताया था लीकेज रिएक्टेंस है ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, सपोज ये मेरा ट्रांसफार्मर है इस तरह से,
अगर मेरा फ्लक्स और इस यहाँ और यहाँ दोनों को लिंक कर रहा है तो इसको बोलूंगी मैं म्यूचुअल फ्लक्स, और इसका दूसरा नाम क्या है, लिंकिंग फ्लक्स। लिंक कर रहा है ना तो लिंकिंग फ्लक्स। बट अगर मेरा फ्लक्स ओनली एक ही वाइंडिंग को लिंक करे इस तरह से दूसरी तक पहुंचे ही नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, लीकेज। इस तरह से लॉस हो रहा है अपनी एनर्जी जो है, लीकेज हो रहा है, ये आगे तक पहुंच नहीं रहा, उनको यूजफुल काम कर रहा, इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। तो इसके रिस्पेक्टिवली जो रिएक्टेंस होता है वो होता है आपका लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज वाले फ्लक्स को शो करता है। बट ये आर किसको शो कर रहा है, इस डेटा में जितनी भी रेजिस्टेंस है उसके कारण जो भी लॉस होती है ये शो कर रहा है। एक्स किसको शो कर रहा है, जितना भी लीकेज फ्लक्स है उसके कारण जो भी लॉस होंगे वो शो करेगा। ये अपन ने सब अपन ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट में देखा है। यहाँ पे आई नॉट करंट होती है। आई नॉट कौन सी करंट होती है, नो लोड करंट। जब आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, ये आपका होता है जब अपन बोलते हैं लोड कनेक्ट नहीं किया, तो करंट के दो पार्ट होते हैं, आई एम और आई डब्ल्यू। आई एम क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। आई डब्ल्यू क्या करती है, जो और लॉसेस होता है उनको सप्लाई करती है। फिर उसके बाद में रोटर साइड में रेजिस्टेंस होता है और रोटर साइड में रिएक्टेंस होता है। यहाँ तक आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ चुके इक्विवेलेंट सर्किट में, है ना। यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन R2/S लिखते थे, इस तरह से लिखते थे वैल्यू अपन। हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू अपन लिखते थे R2 1/S-1। याद आ रहा है सब, है ना। R2/S यहाँ पे अपन एक रेजिस्टेंस लगाते थे R2 और अपन बोलते थे एक है R2 1/S-1, ऐसे एक इन दोनों का एडिशन होता है R2/S। तो इस चीज को अपन इन दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो बेसिकली अभी तक क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट बनाया क्या नहीं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के हिसाब से तो सही है। अब बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी यहाँ तक तो सही है, R1 X1 और यहाँ तक भी सही है। लेकिन अब अपन ने क्या पढ़ा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, पल्सेटिंग टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, पल्सेटिंग अपन उसमें मेन वाइंडिंग लगाते हैं। ओनली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, जैसे पल्सेटिंग टॉर्क क्रिएट होता है। तो अपन ने पढ़ा था कि मतलब एक बार तो टॉर्क डायरेक्शन में बन रहा है और एक बार आपका सभी डायरेक्शन में बन रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपन स्लिप लेते हैं एस, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अपन स्लिप लेते हैं टू माइनस एस। यहाँ तक अपन पहले पढ़ चुके हैं। याद आ रहा है ये, है ना। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, मैंने पहले भी बताया था इसको। जब अपन टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक हुई थी मैंने बोला था एक इस डायरेक्शन वाला टॉर्क बनता है, एक सभी डायरेक्शन का बनता है अपने। इसको अगर मैं एस बोलती हूँ, इसको मेरे पास आएगा टू माइनस एस। टू माइनस एस के साथ में ये भी अपन ने देखा था। तो बेसिकली इस तरह से दो टॉर्क बनता है, एक आता है एस पे और एक आता है टू टू माइनस एस पे। ठीक है, टू माइनस एस का आता है। तो अब देखो इन दोनों को अपन साथ में भी लिख सकते हैं। एक तो स्लिप है एस, दूसरे वाले टॉर्क की स्लिप है टू माइनस एस। तो इस टोटल साइड में अपन को कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो क्या करता है ये, ऐसा बोलता है कि अपन मान लेते हैं कि अपने पास दो टॉर्क है, एक फॉरवर्ड वाला एक बैकवर्ड वाला। तो क्या करता है, इनको बोलता है कि अपन ऐसे मानते हैं कि अपना जो सर्किट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो अपना पूरा एक ही सर्किट एक ही रोटर है। बट ये अपन को समझाने के एनालिसिस करने के लिए मानते हैं कि अपना जो रोटर वाला पार्ट है उसको आप ऐसे सोचो कि इसमें दो सर्किट है। एक तो ये फॉरवर्ड वाला प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी स्लिप है एस। एक ये बैकवर्ड वाला प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी स्लिप है टू माइनस एस। अब यहाँ पे हर एक चीज को आप दो पार्ट कर दो। जैसे R2 था, यहाँ पे भी एक आ जाएगा R2/2 और एक यहाँ पे आ जाएगा R2/2। ऐसे ही यहाँ पे S था तो इसको भी एक हाफ दे दो और इसको भी हाफ दे दो। तो हर चीज को जो रोटर साइड में जितनी भी चीज है उसको अपन ने क्या किया, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्योंकि अपन ने ये माना कि अपन इसको कैसे मान रहे हैं, एज सर्किट की तरह मान रहे हैं। देखो, द मोटर में यहाँ पे क्या लिखा है, द मोटर में नाउ बी viewed from point of view of two revolving cubic। और जो अपन ने डबल डबल फील्ड रिवॉल्विंग पढ़ी, क्या बोला था उसमें कि ये तो आपका एक इस तरह से फील्ड है, जो आपका पल्सेटिंग फील्ड है, तो आप इस तरह से एक ना मान के आप ये मान सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आप मान सकते हो कि दो कंपोनेंट मिलके बना है जिसकी वैल्यू हाफ हाफ है। ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। और इन दोनों का जब अपन एडिशन करते हैं तो अपन को ये मिलता है। ये अपन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में पढ़ चुके हैं, उसमें अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट किया था।
देखो ये मैंने पढ़ा था, इस पूरे एक फीट को ऐसे ना लेके आप ये मानो कि दो पार्ट है, हाफ हाफ मैग्नीट्यूड के, इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये डायरेक्शन में रोटेट करता है। और जब आपने इसको रोटेट करवाया अलग अलग एंगल पे, और जब आपने इनको ऐड करवाया तो आपको पता चला कि हाँ ये वही, तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे हाफ हाफ करके अलग अलग डायरेक्शन रोटेट करवा लो, ये करो या ये करो सेम चीज है। तो अभी भी वो यही कह रहा है, चीज को अपन ये मानते हैं कि हमारे पास दो सर्किट है रोटर के अंदर जो अलग अलग स्लिप पे रोटेट कर, ठीक है। इसके बाद में क्या कहता है, द मोटर में नाउ बी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टू रिवॉल्विंग, the two flux component produced in the respective stator winding. Since at step still the two opposite rotating fields are of same length and magnetizing and rotor impedance are divided into two equal halves. देखो ये वही कह रहा है, अब जब ये डायग्राम पर देखेंगे तो इसमें क्या किया, इस स्टेटर साइड में ये ऐसे कहने दी, रोटर साइड में इसने क्या किया, ये R2/2 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी R2/2 कर दिया, दो पार्ट कर दिए। पहले ओनली R2 था, इसने इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे X2 को भी इसने इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी जो नो लोड करंट में R था इसको भी इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे जो XM था इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो वही वाला सर्किट है, बस इसने क्या किया, यहाँ पे हर एक जो चीज थी आपके पास उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब R2 लिखा हुआ है तो R2/2 एक और R2/2, जैसे आपका 1/2 और 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख के इसको भी दो पार्ट में दिया, इसको भी दो पार्ट में दिया। यहाँ पे आ गया R2/2 और एक X2/2, नीचे भी आ गया R2/2 और X2/2। अब ये वाली चीज है, इसको भी इसने एक बार तो इन दोनों के साथ लिख दिया, एक बार इन दोनों के साथ लिख दिया, ये इस डायग्राम में। और उसके बाद भी इसने क्या किया है, इसने बोला है कि ये तो हो गया आपका सम डायग्राम जब दोनों स्लिप सेम है, मतलब अभी जब आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, तो जब आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा, तो अपने पास ये दो स्लिप है, तो रोटर रोटेट नहीं करता, तो एस की वैल्यू थी 1, तब जब आप ये करोगे तो एस इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तब तक तो ये वाला डायग्राम सही है। लेकिन जब आपकी स्लिप की वैल्यू चेंज ये 1 की है, तब क्या होता है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक रोटेट करता है एस पे और ये वाला रोटेट करता है 2 माइनस एस के, तो अपन ने क्या किया, वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये देखो अब उसने क्या किया, सब कुछ चेंज किया है, अब बस यहाँ पे इन दोनों जगह यहाँ पे कर दिया, R2/2 तो था, यहाँ पे x लगा दिया, X2/2 था, यहाँ पे x आता नहीं था, फिर सेकंड वाला यहाँ पे R2/2 था, यहाँ पे 2 माइनस s लगा दिया, और यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपना क्या होता था पहले, जब अपन इंडक्शन मोटर पढ़ते थे, इंडक्शन मोटर का जो अपन इक्विवेलेंट डायग्राम देखा था, उसमें अपन ने किस तरह से बनाया था, ये अपने इंडक्शन मोटर का, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट डायग्राम, उसमें इस R2 की जगह अपने पास आता था R2/S, ये वाला अपने पास डायग्राम था। तो अब इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसने ऐसे बोला कि इसको इसने बोला S इक्वल्स टू 1 रखो, अभी S इक्वल्स टू 1 की बात कर रहे हैं, तो अपने पास जो R2/S है इसकी जगह मैंने लिखा, तो ये वाला सर्किट आ गया मेरे पास, ठीक है, ये वाला सर्किट आ गया। अब इसने कहा कि आप ऐसा करो, इस सर्किट को ये मानो कि रोटर साइड वाला पार्ट है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है इसको क्या करो, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, ये R2 है इसको R2/2 कर दो और एक X2/2 कर दो, यहाँ पे भी X2/2 कर दो और यहाँ पे भी R2/2 कर दो, इस तरह से दो पार्ट में कर दो, ठीक है। तो अपन इस तरह से इसको दो पार्ट में कर दिया, ये सारी चीजें जब S इक्वल टू 1 था तो अपन, लेकिन अब अपन को पता है कि क्या होता है, एक एक फील्ड का अपना 2 माइनस s स्लिप पे वर्क करता है और एक अपना करता है s1 स्लिप पे। तो अब अपन इसको जब s इक्वल्स टू 1 करते हैं तब तो आप ये लिख दोगे, जब s इक्वल्स टू 1 किए तब तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ऊपर वाली जगह पे क्या करो, R2/S था आपके पास, यहाँ देखो, अब R2/S कर दिया और यहाँ पे कर दिया R2/2 माइनस s, समझ आइए चीज, केस में बस ये किया है, जो आपका सर्किट था उसको पहले से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरह से, ये वाली जो चीज थी, बस ये डायग्राम है, वही है R1 आपका स्टेटर का रेजिस्टेंस, X1 आपका स्टेटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये वाली चीज भी सेम है, इसको आप एक जगह भी लिख सकते हो, इसको आपको डिवाइड करना जरूरी भी नहीं है,
इन बस इसने मैथमेटिकली इजी करने के लिए इसने अलग अलग लिख दिया। तो क्या किया इसने बेसिकली ये जो चीज थी आर और एक्स उसको दो पार्ट में डिवाइड करा है। यहाँ पे भी r/2 x/2 अब ये फॉरवर्ड फील्ड है तो इसकी स्लिप है एस, तो यहाँ पे इसमें लिख दिया एस। ये बैकवर्ड फील्ड है तो बैकवर्ड फील्ड है तो इसकी स्लिप होती है 2 - s, इसमें यहाँ पे 2 - s कर दिया। समझ आ रही है चीज? किसी को डाउट लग रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। जो अपन यहाँ पे ये चीज देखे इंडक्शन मोटर में R2/S उसने एक जगह तो R2/S किया है और एक जगह R2 2 - s किया है। एक चीज तो ये चेंज किया है। दूसरी चीज उसने क्या किया है? दूसरी चीज उसने क्या किया है कि इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा है, इसको भी उसने दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा है। ये रोटर जो भी टू वाली चीज होती है वो रोटर की है। रोटर में ही तो अपना ऐसा हो रहा है कि जो व्हील बन रहा है वो एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है, एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अपना रोटर में ही तो ऐसा हो रहा है। तो स्टेटर में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटर में तो अपन की सप्लाई सिंगल फीट है। रोटर में ऐसा हो रहा है कि दो दो फीट बन रहा है। तो स्टेटर में अपन ने डिवाइड ही नहीं किया। तो रोटर की साइड में डिस्टेंस है उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को अपन ने लिख दिया एस, दूसरे पार्ट को अपन ने लिख दिया 2 - s। ऐसे जो रिएक्टेंस है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें तो एस आता नहीं है, इसको बस हमने ऐसे डिवाइड करके लिख दिया। ये जो आपका डायग्राम है इसने यही करा है। इसमें इसने क्या किया कि बस उसको पता है कि जब अपन रोटर में अपने दो स्लिप क्रिएट हो रहा है, एक हो रहा है एस स्लिप वाला और एक हो रहा है 2 - s स्लिप वाला। तो आपका ये सर्किट है, ये है आपका एक्चुअल सर्किट। तो उसने क्या किया, अब ये एस के साथ आता है, ओनली रेजिस्टेंस के साथ आता है। तो उसने क्या किया, वाली चीज को एक्स वाली चीज को दो पार्ट में लिख तो क्या आएगा, ऊपर भी लिख दो x2 और नीचे भी लिख दो x। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये वाली चीज को दो पार्ट में करोगे तो कैसा आएगा, r2/2 यहाँ पे स्लिप लिख दो s। एक और पार्ट क्या आएगा, r2/2 यहाँ पे स्लिप लिख दो 2 - s, क्योंकि इसकी स्लिप बस ये केस में लाइन को अलग अलग पार्ट में। ये देखो समझ आ रहा है डायग्राम? कहाँ डाउट लग रहा है बताओ मुझे, फिर अपन वो वही चीज करते हैं। आ रहा है ना? तो बस उसके बाद में अब वो क्या करेगा कि ये आर की वैल्यू यहाँ पे बहुत मिनिमम होती है। तो क्या करेगा, इस वाले आर को नेग्लेक्ट कर देगा। जो नो लोड करंट में अपन दो कंपोनेंट बनाते हैं, ये वाला कंपोनेंट तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये वाला कंपोनेंट क्या करता है, थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं एडी करंट से, इनको पावर देता है। तो इस वाली चीज को नेग्लेक्ट कर देगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा सर्किट में, बस ये बचेगा। जस्ट आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब आपका सर्किट उसने ये बना दिया। ये वही सर्किट है, बस यहाँ पे जो आर लगा हुआ था इसने बोला इसकी वैल्यू कम है तो अपन इसको हटा देते हैं इस तरह से। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट सर्किट बन जाता है सिंगल फेज इंडक्शन को। बस यही है एक वाला। ये आप पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो, ये भी आप पढ़ चुके हो। देखो इसको आप ऐसे लिखो, वही तो चीज है। इसको आप ऐसे करके एक्सएम लिख दो, या फिर इसने xm/2 xm/2 लिख दिया। सीरीज में तो कनेक्ट है दोनों को। तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है और रजिस्टेंस के साथ एक बार s लिखना है और एक बार रजिस्टेंस के साथ 2 - s लिखना है। और तो कुछ करना ही है अपन को। ये हो गया इसका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। एक बार इसको देखना आप लोग, जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेंगे। ठीक है? उसके बाद में देखो इसमें ये क्या है, जस्ट इजी कैलकुलेशन करने के लिए इन दोनों को दिया ZF। Z इक्वल्स टू क्या होता है, R प्लस J X होता है आपका। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख दिया Z। Z फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला, इन दोनों को लिख दिया उसने Z बैकवर्ड डायरेक्शन वाला। बस फिर आपका सर्किट ये बन गया। और क्या किया उसने, इसका और इसका पैरेलल पैरेलल निकाल दिया कनेक्शन, क्योंकि ये दोनों चीजें पैरेलल में कनेक्ट, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट सब उसने ए बोल दिया, इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट बी बोल दिया। तो आपका सर्किट और इजी बन गया। ये ए वाली चीज हो गई, ये बी वाली चीज और ज्यादा। मतलब ये किया उसने कि सबसे पहले उसने इसको लिखा आर। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, ओनली इसको देखूंगी, xm/2 पैरेलल है, ये पैरेलल है r/2s प्लस j x/2 इसके पैरेलल है।
अब जब ये पैरेलल ऑपरेशन करके आप मैथमेटिकली जो भी निकालो तो बोल दिया जेड है। यही तो करते हैं अपन। अगर अपने पास R1 R2 पैरेलल में कनेक्ट होता है अपन को इस तरह से, एक रेजिस्टेंस है R और एक रेजिस्टेंस है R2, तो ये R1 है, ये R2, इन दोनों का पैरेलल ऑपरेशन करके अपन इनको डिनोट करते हैं। तो इसने वही किया है, इसका और इसका पैरेलल निकाला, जो भी आया Z बोलता है, इसका और इसका पैरेलल निकाला क्या है, तो Z भी बोलता है। और यहाँ पे इस तरह से ZF और Z को कनेक्ट करके समझ आइए कि ये बस आपका है इक्विवेलेंट सर्किट का एनालिसिस कि अपन उसको कितना इजी फॉर्म में अपन लेके जा सकते हैं। तो बस इस तरह से अपन ने ये कर दिया। समझ आया यहाँ तक? एक बार इसको और रीड आउट करना, जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक आपका देखो, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट अभी अपन ने फाइंड आउट किया है। ये जो अपन ने फाइंड आउट किया है, इसके पैरामीटर की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास दो टेस्ट होते हैं, एक होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट और एक होता है आपका नो लोड टेस्ट। बस ये दोनों टेस्ट का टेस्ट पढ़ना है अपन को। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ब्लॉक रोटर टेस्ट, मतलब जो रोटर है तो आपको फुल सप्लाई देनी है, सब कुछ करना है, लेकिन उसको क्या करके रखना है, आपको ब्लॉक करके रखना है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे क्या करते हैं अपन, जैसे रोटर को इस तरह से पकड़ लेते हैं, जो रोटर होता है इस तरह से ऐसे करके ऐसे एकदम ब्लॉक कर देता है। रोटर आपका घूमना चाहता है लेकिन आप उसको फिर भी एकदम फोर्सफुली ब्लॉक करके रखते हो। तो ये वो वाला टेस्ट है, ब्लॉक रोटर टेस्ट। नो लोड टेस्ट क्या है, आपने लोड कनेक्ट किया है, अब क्या क्या पैरामीटर आते हैं वो टेस्ट है। तो पहले अपन पढ़ते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। इसमें अपन को क्या करना है, अब इसमें बोला है इन दिस टेस्ट, इन दिस टेस्ट द रोटर इज एट ब्लॉक, रेस्ट होता है, मतलब वो घूमना चाहता है लेकिन अपन उसको ब्लॉक करके रखता है। A low voltage is applied to the stator so that rated current flow in the main winding। इसमें अपन rated supply प्रोवाइड करवा देते हैं, rated current flow होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, अब रोटर ब्लॉक है, मतलब रोटर घूम नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 होगा, रोटर घूम ही नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ns माइनस n अपॉन ns, यानी कि स्लिप की वैल्यू होगी 1, ठीक है। इस टाइम पे स्लिप की वैल्यू होगी 1। तो अब आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा, यहाँ पे अपन लिखते थे, यहाँ पे आप लिखते थे R2 डैश 2s, यहाँ पे इसके साथ s भी आता था, तो आप स्लिप की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख दो। यहाँ पे आप लिखते थे R2 बाई 2 2 माइनस s, अब यहाँ पे भी स्लिप की वैल्यू 1 कर देते होंगे, R2 बाई 2 बचेगा। इस तरह से स्लिप की वैल्यू 1 है तो आपका ये वाला डायग्राम बन गया। यहाँ पे अपन लिखते थे xm और यहाँ पे भी अपन लिखते थे xm, इस तरह से अपन लिखते थे। अब ये क्या कह रहा है कि कंडीशन पे जब अपन रोटर को रोटेट नहीं करने देते हैं पे xm की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मतलब कि यहाँ पे जो आपका xm क्रिएट होता है, यहाँ पे जो आपका xm बना होता है इस जगह, उस xm की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। अब आप देखो आपके पास दो चीजें हैं, सपोज आपकी करंट आ रही है, एक है आपकी 10 ओम का रेजिस्टेंस और एक है आपका 1000 ओम का रेजिस्टेंस। तो आपकी करंट कहाँ से होगी, करंट हमेशा क्या चाहती है, शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। तो जैसे कि मान लो आपका 10 एम्पियर की करंट है, तो उसमें से 9.9 एम्पियर की करंट यहीं से फ्लो होगी। वैसे तो अपन बोलते हैं, ऐसे तो प्रैक्टिकली केस में होता है 9.9 एम्पियर। अगर आप थ्योरी बुक्स में पढ़ोगे तो बुक्स आपको यही बोलेगी 10 की 10 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से तो पाइनियर यहाँ से 9.9 जा रही है तो यहाँ से 2.1 जाएगी, बहुत कम करंट जाती है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना हाई है इसके कंपैरिजन में कि सारी करंट आपकी यहाँ से पास हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये वाली चीज आपकी यूज में ही नहीं आती, अपन इसको एज ए ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यही कह रहा है वो कि जब आप इस तरह से रोटर को ब्लॉक करके रखते हो तो एक्सएम की वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ओपन करके रखते हैं, क्योंकि करंट भी यहाँ से आएगी नहीं, तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये भी ओपन है, यहाँ पे कुछ कनेक्ट मत करो, क्योंकि करंट सारी करंट कहाँ से जाएगी, इस तरह से यहीं से जाएगी, इसको पास होगी। तो इस तरह से अपना डायग्राम ये बन जाता है। अब क्या होता है, बस अब आपको मैथमेटिकल चीजें देखनी है कि आप देखो अपन को पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप पैरामीटर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो दिस वन प्लस दिस वाला रेजिस्टेंस प्लस दिस वाला रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कि पावर इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर
आर। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस है ये, तो ये वाला आर इक्वल क्या होगा, पी डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले बेसिकली आपको छोटे छोटे पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। अपन डायरेक्ट वैल्यू, आपके पास एक मशीन दे दी, अगर तो आपसे इसकी वैल्यू बताओ, एक्स एंड की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, उसमें ब्लॉक रोटर टेस्ट अप्लाई करोगे। आप उसको रेटेड करंट पे सप्लाई प्रोवाइड करवाओगे, आप उसके रोटर को एकदम ब्लॉक कर दोगे, रोटेट होने की दोगे। फिर आप वाट मीटर से देखोगे कि कितनी पावर लॉस हुई है, आपने जितनी करंट सप्लाई दी है वो भी आपको पता है। इससे क्या होगा, आपके पास टोटल आर की वैल्यू निकल जाएगा, टोटल आपकी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, ये वाली चीज निकल गई। अब मेरे को पता है कि मेरा रेजिस्टेंस किससे मिलके बना है, मेरे रेजिस्टेंस की तो ये वाली चीज है, एक ये वाला रेजिस्टेंस है, एक ये वाला रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू वो आपको बता देगा कि इसकी वैल्यू ये है। तो आप टोटल रेजिस्टेंस में से ये वाली चीज माइनस कर दोगे तो आपके पास दोनों की वैल्यू आएगी, ये दोनों इक्वल और हाफ में तो है। सपोज मेरे पास टोटल है 50 ओम रेजिस्टेंस, वो मेरे को बोल देगा कि स्टेटर का रेजिस्टेंस तो 20 है, तो वो मेरे को पता चल जाएगा कि इन दोनों का टोटल है 30 और 30 में भी ये दोनों डिवाइडेड है, यानी 15 का ये है, 15 का ये है। तो बस अपन ने पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। उसने क्या किया, मेरे बोला कि आपको ये जो रोटर साइड की जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वॉटमीटर पावर देखेंगे कि टोटल कितनी पावर कंज्यूम की इसने। उसके बाद में मेरे को करंट भी पता है, इस वाले फॉर्मूले से मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगी कि मेरी पूरी इंडक्शन मोटर का रेजिस्टेंस कितना है। आई स्क्वायर आर बराबर पावर होता है, तो मेरे को क्या टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। अब टोटल रेजिस्टेंस तो पता चल गया, अब वो मेरे को ये भी बता देगा कि स्टेटर का रेजिस्टेंस है आपके पास 20 ओम। अब सपोज मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आया है 50, उसमें से स्टेटर का, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना था मेरे पास, स्टेटर का रेजिस्टेंस प्लस ये वाला R2/2 प्लस ये नीचे वाला R2/2, यही तो था। अगर इसकी वैल्यू 50 है और वो मुझे कह रहा है इसकी वैल्यू 20 है, इन दोनों की वैल्यू 30 हुई, और 30 में से भी अगर एक की पूछूं तो 15-15 हुई। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना इस रेजिस्टेंस की। समझ आ रही है कि बेसिकली वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा नहीं कि रोटर साइड का कितना रेजिस्टेंस है, स्टेटर का बता देगा, और आपको फाइंड आउट करना है कि अच्छा रोटर में मेरा इतना रेजिस्टेंस है। सेम वैसे ही वो आपको रोटर साइड में जो X2 है की वैल्यू नहीं बताएगा, आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले अपन Z निकालेंगे। Z इक्वल टू होता है अपना V/I, वोल्टेज आप देते हो, करंट भी आप देते हो, तो आपको टोटल Z पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे अपन, ठीक है, यहाँ से अपन को Z पता चल गया। हाँ, अब x इक्वल्स टू क्या होता है, सर्किट का टोटल जो इम्पीडेंस है वो कितना होगा, z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगा। ये चीज पढ़ रखी है ना, पर x इक्वल्स टू होता है z माइनस r, तो z आपने पता लगा लिया, टोटल रेजिस्टेंस भी आपने पता लगा लिया इस पावर वाले फॉर्मूले से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल रिएक्टेंस कितना है। ये चीज समझ आ रही है। देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने स्टेप बाय स्टेप देखा। सबसे पहले अपन ने पावर वाले फॉर्मूले से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली। टोटल रेजिस्टेंस लेफ्ट डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर। टोटल रेजिस्टेंस को पता चल गया, स्टेटर का रेजिस्टेंस तो मेरे को पता ही है, इस स्टेटर का रेजिस्टेंस को पता ही है, तो इससे मैं R2/2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। समझ आया ना, आपको टोटल 50 ओम मिल गया कि भाई टोटल रेजिस्टेंस आपका 50 ओम। जैसे टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाली है 50 ओम है, अब मैं आपको बोलूं मेरे स्टेटर का रेजिस्टेंस 20 है, ये जो रोटर का रेजिस्टेंस है ये वैल्यू टोटल कितनी हुई 30, और एक एक कितने के हो गए 15-15 के। यही तो चीज किया अपन ने कि RT इक्वल्स टू है मेरा, RT इक्वल्स टू है मेरा स्टेटर का रेजिस्टेंस प्लस R2/2 प्लस R2/2, यही तो है। अब मैंने ये पावर के फॉर्मूले से निकाल के 50, इसने मेरे को दे दिया 20, इन दोनों की वैल्यू 30 हुई, और 30 में भी इन दोनों में इक्वल है, तो इक्वल है 50, 15-15 15-15। समझ आ रही है चीजें, बहुत इजी चीज है, एक बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। केवल अपन को पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस तरह से अपन ने इन दोनों की वैल्यू निकाली। दूसरी बार अपन ने क्या किया, टोटल रिएक्टेंस निकाला। रिएक्टेंस कितना होता है, z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर।
इस r की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे, इस z की वैल्यू आप क्या रखोगे, z इक्वल टू होता है b by i। यहाँ से आप z की वैल्यू रख दोगे तो आपके पास टोटल x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि x कितना है, मेरा x इक्वल टू है x1 प्लस xm by 2 प्लस x2 by 2 प्लस x2 by 2। अब वो बोलेगा कि की वैल्यू भी x इक्वल ही होती है, तो x2 by 2 कर लो। अब यहाँ से आपको एक चीज पता है तो आप की वैल्यू भी निकाल सकते हो। समझ आ रही है चीजें? बिल्कुल मैथमेटिकली फॉर्मूले है, एक बार इसको देखना, नहीं समझ पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में वापस से लेकिन एक बार देखना। बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें आपको की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ब्लॉक टेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही आपका सेकंड टेस्ट आता है नो लोड टेस्ट। इसमें अपन क्या करते हैं, कोई लोड ही कनेक्ट नहीं करते अपन। तो जब कोई लोड ही कनेक्ट नहीं करते तो अपन रोटर है ना फुल स्पीड से रोटेट करता है एनएस स्पीड से। उस केस में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, एनएस माइनस एन, एन की जगह भी एनएस। उस केस में स्लिप की वैल्यू क्या जाती है, 0। तो आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट है आप 0 पुट करोगे तो आपके पास होता है R2/S। तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। तो अब ये वाली चीज ओपन हो जाएगी। पहले अपन जो बोलते थे कि अपने पास क्या है, यहाँ पे है 10 ओम। पहले अपन इस तरह से बोलते थे ये है 10 ओम और ये है आपका 1000 ओम। तो अपन बोलते थे इस 1000 वाले को इग्नोर कर दो क्योंकि ये बहुत बड़ा है। लेकिन अब वाले केस में क्या हो गया, ये 10 की जगह क्या हो गया, 1 लाख हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया। तो अपन को इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, जब अपन ने नो लोड टेस्ट पढ़ा तो नो लोड टाइम में स्लिप की वैल्यू होती है 0। तो अब यहाँ पे आपने लिखा था R2/S, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये वाली चीज इनफाइनाइट आ जाएगी, तो ये ओपन हो जाएगा। इसलिए अपन ने xm/2 लिखा है। और इस वाले केस में क्या बनेगा, R2 2 माइनस एस। तो अब इस 2 एस की जगह 0 पुट करोगे तो R2/4 ही आएगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो ये इग्नोर होगा, लेकिन यहाँ पे इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। सेम वही वाली चीज है, बस आपका सर्किट है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें भी अपन को वही करना है, अपन को क्या करना है, रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार ये रीड आउट करके देखना, आप नहीं समझ में आएगा तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से टॉपिक को देख लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, मैथमेटिकली है, तो एक बार इसको अच्छे से देखना, ये होगा तो अपन देख लेंगे। इसी के साथ आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। 4th यूनिट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है।